हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम देख रहे हैं, जिसमें अनोवा जो टेक्निक है हम इस पीपीटी के अंदर देखेंगे। अनोवा क्या मतलब है इसका? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा है क्या? अभी तक हम जो टेस्ट देख रहे थे वो दो पॉपुलेशन के वेरिएंस को चेक करने के लिए यूज करते थे, या फिर एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट दो सैंपल्स के मीन को चेक करने के लिए करते थे कि दो पॉपुलेशंस आपस में कितना डिफर कर रही हैं, या एक ही पॉपुलेशन के अंदर दो डिफरेंट सैंपल्स कितना डिफर कर रहे हैं। उसके लिए हम टी टेस्ट या जेड टेस्ट यूज कर रहे थे। लेकिन अगर हमें दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस के वेरिएंस को चेक करना है, यानी कि दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस आपस में डिफर करती हैं या नहीं करती हैं, ये चेक करना है, तो उसके लिए हम अनोवा यूज़ करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम टी टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में टाइप 1 एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टाइप 1 एरर को अवॉइड करने के लिए ही हम अनोवा को यूज़ करते हैं। अनोवा टेक्निक जो है ये सर रोनाल्ड ए फिशर ने डेवलप करी थी 1920s में। अनोवा भी दो तरीके के हैं, वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा। वन वे का मतलब ये है कि वन फैक्टर बेस्ड, यानी कि दो जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो जिसमें वन होगा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो वन वे अनोवा है। और जहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो हमारा टू वे अनोवा होता है। तो इसमें हम वन वे अनोवा देखेंगे। वन वे अनोवा के अंदर क्या है? वन वे अनोवा या जिसे सिंगल फैक्टर अनोवा भी बोलते हैं, ये डिटरमाइन करेगा कि दो से ज़्यादा ग्रुप्स का मीन आपस में कितना डिफरेंट है, यानी कि जो दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं उनका मीन में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम वन वे अनोवा यूज करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जिस वेरिएबल का इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ एक फैक्टर होगा। और ग्रुपिंग के टाइम पे जब हम डेटा यूज करेंगे वो नॉमिनल डेटा यूज करेंगे, और जो आउटकम आएगा हमारा वो इंटरवल डेटा में या रेशियो डेटा में आएगा। अनोवा यूज करने के क्या स्टेप्स हैं? स्टेट, नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, आप लोग जानते हैं, अभी तक आपने जितनी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी है सबसे पहले आपको नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम करनी होती है। उसके बाद आपको अपना अल्फा लेवल डिफाइन करना होता है। अल्फा लेवल क्या है? द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? कैलकुलेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? कितने आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनके पास फ्रीडम है कि वो वेरी हो पाए। ठीक है, तो जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं -1 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। उसके बाद आता है आपका स्टेट डिसीजन रूल। डिसीजन रूल क्या होगा कि आपका वन टेल्ड टेस्ट होगा या टू टेल्ड टेस्ट होगा, किस कंडीशन में आप हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, वो आपको तैयार करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? टेस्ट स्टैटिस्टिक। देखिए, जो आपका एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, वो एफ टेस्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एफ टेस्ट की तरह ही यहाँ पर एफ स्टैटिस्टिक निकालते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? आप पहले निकालेंगे कैलकुलेट वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स। जो सैंपल्स हैं या पॉपुलेशंस हैं उनके बीच में, उनका आपस में बीच में क्या वेरिएंस है। ठीक है, यानी कि दो सैंपल्स आपस में कितना डिफर कर रहे हैं या तीन सैंपल्स आपस में कितना डिफर कर रहे हैं, वो आपका है वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स। अब कैलकुलेट वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। अब यानी कि अब एक इंडिविजुअल सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें कितना वेरिएशन है। ठीक है, विद इन द सैंपल का मतलब समझ गए? पहले दोनों तरीके का वेरिएंस निकालना है कि वो पॉपुलेशंस या वो सैंपल्स आपस में कितना डिफर कर रहे हैं, और हर सैंपल के विदिन, हर सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आपस में कितना डिफर कर रहे हैं, कितना वेरिएशन है, कितना वेरिएंस निकल कर आ रहा है। दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी होगी।
और फिर इनका रेशियो निकालेंगे जो कि है आपका एफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, एफ स्टैटिस्टिक निकालेंगे। उसके बाद ये तो आपके आ गया आपका कैलकुलेटेड एफ। उसके बाद आप टेबल से जो आपकी एफ टेबल है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग, मतलब जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टेबल्स हैं, उनसे आप अपनी एफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे जो आपने कैलकुलेटेड एफ वैल्यू निकाली है और जो टेबुलर एफ वैल्यू है। एनोवा में आप क्या फाइंड आउट करते हैं कि पॉपुलेशंस, अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, 2 से ज्यादा पॉपुलेशंस हैं, वो आपस में कितना डिफर कर रही हैं, या फिर एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट सैंपल्स हैं, वो आपस में कितना डिफर कर रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि नल हाइपोथेसिस कहेगी उनमें आपस में कुछ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स उनका मीन आपस में इक्वल है। दैट इज H0 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू अप टू μi, यानी कि जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं या जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, उन सब का मीन आपस में इक्वल है। ये हमेशा आपकी नल हाइपोथेसिस रहेगी इन द केस ऑफ एनोवा। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। ऑल्टरनेट आप जानते हैं कि इसका ऑपोजिट होगा। इसमें क्या है, जैसे हमने नल हाइपोथेसिस में माना था कि जो सारी पॉपुलेशंस हैं सबका मीन बराबर है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी कम से कम एक पॉपुलेशन आपस में डिफर करेगी, यानी कि कम से कम 1-2 पॉपुलेशंस ऐसी होंगी जिनका मीन आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि नॉट ऑल ऑफ द μi आर इक्वल। तो ये दोनों ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस आप फ्रेम करेंगे। स्टेप में तो आपने नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम कर ली। अब सेकेंड स्टेप में आपको अल्फा वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अल्फा वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% है तो दैट मीन्स अल्फा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.05। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 निकलेंगी, k-1 एंड n-k। अब k क्या है और n क्या है, k है जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस हैं जिनका कंपैरिजन आपको आपस में करना है, या फिर एक पॉपुलेशन के अंदर के इंडिपेंडेंट जो सैंपल्स हैं उनका कंपैरिजन आपको करना है। तो जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं या फिर जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो आपका k होगा। ठीक है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी आपकी k-1। अगर आप 4 सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आपका k-1 कितना हो जाएगा, 3। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, उस सैंपल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, जितने आपने एलिमेंट्स लिए हैं उस सैंपल में, यानी कि उस सैंपल का साइज कितना है। n-k वो आपके दूसरे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालेंगे। फिर है स्टेट डिसीजन रूल। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू ऑफ f, रिजेक्ट H0। ठीक है, एफ टेस्ट की तरह ये भी राइट टेल्ड का टेस्ट है। इसमें आप एफ टेबल से क्या निकालेंगे, दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे आप अपनी एफ वैल्यू निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड आपकी एफ वैल्यू से। अब करते हैं कैलकुलेट, क्या करेंगे, आपको एफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टैटिस्टिक निकालने के लिए, यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ है वो निकालने के लिए आपको 2 वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स एंड वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। ठीक है, तो वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच सैंपल। ठीक है, हर एक सैंपल का पहले आपको मीन निकालना है, जितने भी सैंपल हैं। अगर आपके 3 सैंपल आपने लिए हैं तो तीनों का आप अलग अलग मीन कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद आप ग्रैंड एवरेज निकालेंगे, ग्रैंड मीन निकालेंगे, यानी कि अगर आपके पास 3 सैंपल आपने लिए थे, उन तीनों का अलग अलग मीन निकाला, उन तीनों मीन को ऐड करके आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको ग्रैंड मीन निकालना है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपके 3 हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 4 होते तो आप 4 से डिवाइड करते। ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले इंडिविजुअल मीन्स निकाले, फिर उसके बाद ग्रैंड मीन निकाला, फिर उसके बाद क्या करा, आपने टेक द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ वेरियस सैंपल्स एंड ग्रैंड एवरेज। ठीक है, जो इंडिविजुअल मीन्स निकाले थे
वो आपने क्या करे, उनका और ग्रैंड एवरेज का इंडिविजुअली आपने डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकालने का मतलब क्या आ गया कि ग्रैंड मीन से जो इंडिविजुअल मीन है वो कितना डिफर करता है, वो कितना डिफर करता है का मतलब हुआ कि वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, नाउ क्या करेंगे आप, स्क्वायर दीज डेविएशंस एंड ऑब्टेन टोटल विच विल गिव सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स, दैट इज SSC। अब आप जो ये डिफरेंस आया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया, इन सबको, ये नेगेटिव में भी आएगा, तो आप इन सब का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इन सबको आप ऐड कर लेंगे, जो कि आपको देगा क्या, SSC, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स। फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड द टोटल ऑब्टेन इन स्टेप 4, जो स्टेप 4 में आपको मिला है टोटल, उसको क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से K-1 से। जब आप वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स निकाल रहे हैं तो उस केस में आप K-1 से डिवाइड करेंगे, जो कि आपको क्या दे देगा, द मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स, दैट इज MSC। आपको क्या करना है, विद इन द सैंपल फाइंड आउट करने के लिए वेरिएंस आप क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल सैंपल का मीन निकालेंगे। फिर उस सैंपल के, जिस भी सैंपल का आप पहले मीन देख रहे हैं, उस एक सैंपल का हर एक एलिमेंट मीन से कितना डिफर कर रहा है, ठीक है, वो निकालेंगे। देन उनका स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर करने के बाद उन सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगी आप उसको n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर लेंगे, जो कि आपको क्या देगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल, दैट इज MSC। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स, दैट इज MSC कैसे निकाला है, SSC डिवाइडेड बाय K-1 के। SSC क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स, और उसके अलावा आप राइट साइड में देखिए मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स, दैट इज MSE कैसे निकाला है आपने, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स डिवाइडेड बाय n-k। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपकी निकल कर आएंगी दोनों। अब आपको क्या करना है, F स्टैटिस्टिक निकालनी है, F टेस्ट की तरह यहाँ पर रेशियो निकालना है, वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स एंड वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में आपस में कितनी वेरिएबिलिटी है और ग्रुप्स के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है, उसके लिए MSC को MSE से आप डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F आएगी। अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F को आप कंपेयर करेंगे, जो आपकी टेबल वैल्यू से F निकल कर आया था उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर ये उससे ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में रिजेक्शन रीजन में जाएगी आपकी वैल्यू, दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर आपकी टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है तो दैट मीन्स एक्सेप्टेंस रीजन में है और आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगी। इस डायग्राम में देखिए, जो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं या अलग अलग सैंपल्स हैं, उनका जो बिटवीन, उनके बीच में जो वेरिएंस है, जैसे दिख रहा है डायग्राम से, वो ज्यादा है किससे, जो विद इन द ग्रुप वेरिएंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, F स्टैटिस्टिक यहाँ पे ज्यादा आएगी क्रिटिकल वैल्यू से। इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई ग्रुप ऐसा है जो कि दूसरे ग्रुप से डिफर करता है, इसलिए इस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि बिटवीन ग्रुप वेरिएंस ज्यादा है किससे, विद इन द ग्रुप वेरिएंस से। यहाँ पे पॉपुलेशंस हैं या फिर ये सैंपल्स हैं, ये आपस में ओवरलैपिंग में की पोजीशन में है। इसका मतलब क्या है, इनमें आपस में कम डिफरेंस है, लेकिन विद इन द ग्रुप वेरिएंस ज्यादा है। ठीक है, विद इन द ग्रुप वेरिएंस हमेशा आप डिनोमिनेटर में रखते हैं और बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस आप न्यूमरेटर में। ठीक है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो F वैल्यू होगी वो आपकी छोटी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर कम चांसेस होंगे कि आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। यहाँ पर क्या है, सो F विल बी स्मॉलर रिफ्लेक्टिंग द लाइक्लीहुड ऑफ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3 सैंपल मीन्स। ठीक है, यानी कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा निकल कर यहाँ पर डिफरेंट सैंपल्स में। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो पाएगी।
टेबुलर फॉर्म में समराइज किया हुआ है कि बिटवीन सैंपल्स या विद इन सैंपल आप किस तरीके से कहाँ पे कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होगी और किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल से आप बेटर समझेंगे अबाउट अनोवा। तो यहाँ पर 3 सैंपल्स दिए हुए हैं। 3 सैंपल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद इक्वल वेरिएंसेस। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट सैंपल मीन्स आर इक्वल। तो ये अलग अलग 3 सैंपल हैं, उसके अंदर के ऑब्जर्वेशंस या एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है। तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ 3 सैंपल्स, यानी कि तीनों सैंपल के मीन्स में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सेकेंड स्टेप में आप अल्फा वैल्यू डिसाइड करेंगे, दैट विल बी 0.05। फिर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे निकलेंगी? k-1 एंड n-k। k-1 का मतलब क्या हुआ? आपके नंबर ऑफ सैंपल्स 3 थे, तो 3 - 1 would be 2 एंड दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगी? n-k। n कितने हैं आपके? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तीनों सैंपल में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं? 15। तो 15 - k, 15 - 3, ये आपकी दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, दैट वुड बी 12। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी निकल आई। उसके बाद आप डिसीजन रूल अप्लाई करिए। टेबल वैल्यू ऑफ f एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 and 12 इज 3.88। जो आपकी f टेबल मैंने आपको पहले की पीपीटी में शो करी थी, उसमें आप देखेंगे कि 0.05 की कंडीशन में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 and 12 में जो क्रिटिकल वैल्यू है 3.88 है। ठीक है, तो अब जो आप आगे f स्टैटिस्टिक निकालेंगे, जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f निकालेंगे, अगर वो 3.88 से ज्यादा होगी तो दैट मीन्स आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे, यानी कि f वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे, आगे देखते हैं। x1, x2, x3 ये 3 सैंपल्स हैं, इनके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस गिवन है। आपने इन सब का टोटल किया। ठीक है, टोटल करने के बाद आप क्या करेंगे? इनको 5 से इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 5 से पहले का टोटल 50 आया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके टोटल कितने हैं? 5 हैं, तो 50 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब आपने 8, 10, 7, 14, 11 का टोटल किया तो 50 आया, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन कितना आएगा आपका? 10। इसी तरीके से सेकंड मीन आया आपका 8 और थर्ड मीन आया आपका 12। अब आपको निकालना है ग्रैंड एवरेज। ग्रैंड एवरेज निकालने के लिए इन तीनों मीन वैल्यूज को, ये जो तीनों मीन्स आपने निकाले हैं, इनको आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपके कितने हैं? 3। तो ग्रैंड एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 10। सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हर एक इंडिविजुअल मीन को आपने ग्रैंड एवरेज से सब्ट्रैक्ट करा और उसका स्क्वायर करा और उसको मल्टीप्लाई कर लिया उस पर्टिकुलर सैंपल में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। आप जैसे फर्स्ट वाला केस देखिए, n1 इंटू m1 माइनस ग्रैंड एवरेज होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपने जो फर्स्ट मीन वैल्यू थी और ग्रैंड एवरेज का डिफरेंस किया और उसको स्क्वायर किया और उसको मल्टीप्लाई किया n1 से। n1 कितना है हमारा? 5। दैट मीन्स फर्स्ट सैंपल में हमारे ऑब्जर्वेशंस कितने थे? 5 थे। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड में हमने किया, जो सेकंड मीन था और ग्रैंड एवरेज था, उनका आपने डिफरेंस निकाला, उसको स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो भी हमारे 5 थे। उसी तरीके से थर्ड में, जिसमें भी n3 हमारे 5 हैं, तो ये वैल्यूज निकल कर आई हैं नीचे और इसका जो वैल्यू निकल कर आ गई वो आपकी 40 आ गई। ठीक है, अब आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल निकालने के लिए इसको k-1 दैट इज योर फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, उससे डिवाइड करेंगे तो आप कितनी वैल्यू निकल कर आएगी आपकी? 20। अब देखिए वेरिएंस विद इन सैंपल निकालने के लिए आप करेंगे क्या? करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को, जो हर एक सैंपल में इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको उसके रेस्पेक्टिव मीन से
माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका x1 में वैल्यूज क्या क्या है, 8, 10, 7, 14, 11। अब हर एक वैल्यू को आप 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 8 माइनस 10 क्या निकल कर आएगा, -2, और उसको स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू 4 आ जाएगी। उसी तरीके से 10 माइनस 10 करेंगे, 0 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा। 7 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा, -3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे +9 आ जाएगा, ठीक है। 14 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा, 4, उसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। 11 माइनस 10 करेंगे 1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड सैंपल के लिए भी और थर्ड सैंपल के लिए भी, जो भी इंडिविजुअल जिस भी सैंपल का एलिमेंट है उसके रेस्पेक्टिव मीन से, जैसे सेकंड सैंपल के केस में आपको किससे माइनस करना है, 8 से। थर्ड सैंपल के केस में आपको किससे माइनस करना है, 12 से, ठीक है, क्योंकि इनके ये रेस्पेक्टिव मीन्स हैं। अब जो ये वैल्यूज आई हैं इनका आपको टोटल करना है, जो कि निकल कर आई हैं 30, 16 और 14। अब इनका टोटल करेंगे तो वो आएगा आपका 60। अब मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल निकालने के लिए इस वैल्यू को n-k, जो कि सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12 हमारी, उससे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 5। अब आपको f वैल्यू निकालनी है, f स्टैटिस्टिक निकालनी है। वो क्या फॉर्मूला है, वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप्स। तो 20 आया है बिटवीन ग्रुप्स और 5 आया है विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 5 आपका कितना है, 4 है। और टेबल वैल्यू f की कितनी निकल कर आई थी, 2 and 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 3.88, ठीक है। तो ये वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी टेबल वैल्यू से बड़ी है। तो इस कंडीशन में क्या मतलब हुआ कि आप रिजेक्शन रीजन में आ रहे हैं और आपकी नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है। हेंस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैंपल मीन्स। नल हाइपोथेसिस में आपने मानी थी कि सैंपल मीन्स में आपस में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट difference।